पिछले वीडियो में हमने इसी सामाजिक विज्ञान विषय के जो भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके अध्याय नंबर 1 का अध्ययन किया। आज हम इसी भाग का अध्याय नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसी अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जो है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस पार्ट 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किस प्रकार से है और साथ में वास्तविक स्थिति कैसी है। तो चलो अध्ययन करते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। वो कौन कौन से कार्य करती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, गृह निर्माण, पानी की व्यवस्था, सड़कों का विकास, बिजली, इन सभी चीज़ों के बारे में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाती है और उनका पूरे साल या कई सालों के लिए खाका तैयार करने का काम कौन करता है? सरकार। वो केंद्र सरकार भी हो सकती है और राज्य सरकार भी हो सकती है। उनका मुख्य उद्देश्य, सरकारों का मुख्य उद्देश्य होता है जनता के कल्याण के विभिन्न प्रकार के कार्य करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों में ये आए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क निर्माण, साफ सफाई, ये सभी कार्य सरकार के होते हैं। जिसमें चित्रों के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हो कि जैसे शिक्षा है, सड़क है और चिकित्सा है और बिजली है, ये आप चित्रों के माध्यम से भी देख पा रहे हो। ये किसका काम है? ये सरकार का काम है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर ही शासन करते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। तो वो जनता के भलाई के ही काम करेंगे विभिन्न प्रकार के। तो चलो आगे इसी पाठ के अंतर्गत आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमारा बीमारियों से बचना और चोट से मुक्त रहना, मतलब बीमारियां या चोट उनसे मुक्त रहना, उनसे बचना और बिल्कुल स्वस्थ रहना, इसे क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। लेकिन जो उपयुक्त चित्र दिए गए हैं ये विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई दे रहे हैं। आप इनको स्वास्थ्य से संबंधित भी जोड़ के देख सकते हो कि क्या इनसे स्वास्थ्य के जो विभिन्न प्रकार के पहलू हैं वो प्रभावित होते हैं। आप देख पा रहे हो प्रथम चित्र में ये एक पानी की लाइन लगी हुई है, जबकि लोगों को आज भी भारत में ऐसी स्थिति है कि स्वच्छ पानी बहुत कम लोगों को मिलता है और पानी से ही बहुत सारी बीमारियां होती है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हो कि एक सरकारी अस्पताल का ये चित्र है। इसमें देख रहे हो किस प्रकार से मरीजों के लिए ना जो बेड पर व्यवस्था की गई है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ रहती है सरकारी हॉस्पिटलों में कि वहाँ है ना जो संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है और साफ़ सफाई का भी काफ़ी अभाव रहता है। जबकि ये सब परिस्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए, जो स्वास्थ्य की सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हो कि खाना बनाते हुए एक बच्चे का चित्र है। इसमें आप देख पा रहे हो कि उनके लिए ऐसी पर्याप्त घर की व्यवस्था नहीं है जिसमें वो साफ़ सुथरे माहौल में खाना बना सके या खा सके, या उनको अच्छा खाना भी हमारे भारत देश में नहीं मिल पाता है सभी प्रकार के लोगों को। यहाँ बहुत ज़्यादा भारत में गरीबी देखने को मिलती है। तो ये सभी पहलू हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, इनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है और इन्हीं वजह से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम बीमारियों के लिए जो अन्य कारण है, जो पहले हमने उन चित्रों के माध्यम से चर्चा की कि बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं जिनसे बीमारियां प्रभावित होती है, जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वो किस प्रकार से है कि मान लो स्वच्छ पानी नहीं होता है और वातावरण प्रदूषण युक्त होता है, प्रदूषण मुक्त नहीं होता है, और सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है और साथ में पोषण युक्त भोजन नहीं मिलता है। विभिन्न प्रोटीन्स या विटामिन्स युक्त भोजन सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है और घुटन भरी ज़िंदगी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब पर्याप्त आवास नहीं मिलता उनको, ऐसा वातावरण नहीं मिलता है जिनको वो आसानी से मतलब अपने स्वास्थ्य की केयर कर सके। वो ऐसी ज़िंदगी में लोग जब जिएंगे तो बीमार तो होंगे ही। अब इन सब कारणों से बीमार होने की संभावनाएं क्या होती है? बढ़ जाती है। ये सब कारण क्या है? हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे स्वास्थ्य में जो इनके कारण जो बदलाव आते हैं उस वजह से हम बीमार हो जाते हैं, और इन्हीं अच्छे कारण होंगे तो हम बीमारी से भी दूर रहते हैं। चित्रों के माध्यम से भी आप पुनः देख सकते हो वही पानी की लाइन, जैसे आप कहीं किसी के पास जा रहे हो
कटिंग करवाने जा रहे हो, बाल कटवाने, तो देखोगे कि क्या उसके पास में पर्याप्त साफ़ सफाई की व्यवस्था है, लेकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह पर पर्याप्त साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, उनसे संक्रमण का खतरा रहता है। अब ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो, वो बीमारी से ग्रस्त नहीं हो। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम सबको चुस्ती के साथ कार्य करें, हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो कि हम अकर्मण्य नहीं रहे और हम प्रसन्नता के साथ रहें। कोई भी कार्य करें मन लगा के करें और चिंताग्रस्त नहीं रहे। लंबे समय से डरे रहना हमें नहीं चाहिए। स्वस्थ जीवन का सबसे पहला आधार है कि हमें चिंता से मुक्त रहना चाहिए और हंसते हुए ज़िंदगी को व्यतीत करना चाहिए। ये स्वस्थ जीवन का प्रमुख आधार है। तनाव मुक्त ज़िंदगी जिए हम, प्रसन्न रहे और हमारे जीवन के ये सभी पहलू एक स्वस्थ जीवन का हिस्सा है। मतलब इनसे हमारा जीवन क्या होता है? प्रभावित होता है। आप अगर अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यतीत नहीं करेंगे तो वो हमारा स्वास्थ्य उससे प्रभावित होगा। किस प्रकार से? जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं या खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो इससे उनका क्या होता है? स्वास्थ्य प्रभावित होता है। गंदी जगहों में खेलते हैं या ऐसे दिनचर्या वो उनको व्यतीत करने का अवसर नहीं मिलता है जिनसे उनका स्वस्थ शरीर बना रहे। तो हमारा वातावरण या हमारे आसपास की दिनचर्या से हमारा स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है। तो बच्चों, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हो, 2 बच्चे हंसी खुशी के साथ खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अगर स्वस्थ रहना है तो हंसते हुए रहो और बिल्कुल चिंताग्रस्त नहीं रहना है आपको। और स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार यह है कि स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके पास में नहीं आएगी। इस प्रकार से चलो आगे इसमें देखते हैं हम भारत में जो स्वास्थ्य सेवा है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भारत में किस प्रकार की वास्तविक स्थिति है। जो स्वास्थ्य से संबंधित डाटा तो क्या है और वास्तविक स्थिति अलग देखने को मिलती है, उस पर चर्चा करते हैं हम। बायां स्तंभ है जो स्वास्थ्य से संबंधित डाटा है और दाएं स्तंभ में उसकी वास्तविक स्थिति है, हमारे भारत में जो स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति। तो सर्वप्रथम बायां स्तंभ पढ़ेंगे, उसके अनुसार देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और विश्व में दूसरे नंबर की हमारी जनसंख्या आती है पूरे विश्व में, और इस वजह से भारत में बहुत सारे महाविद्यालय, मतलब सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है भारत में। जनसंख्या के हिसाब से वो तो महाविद्यालय तो होने ही थे, लेकिन आज की तारीख में भारत में सर्वाधिक महाविद्यालय कौन से? चिकित्सा महाविद्यालय। और यहाँ हर वर्ष 30,000 से भी अधिक डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी डिग्री प्राप्त करते हैं। फिर भी वास्तविक स्थिति पर नज़र डालते हैं, दाएं पक्ष की तरफ से देखते हैं, फिर भी क्या होता है कि जो अधिकांश डॉक्टर है वो जब जाते हैं अपना पेशा अपनाने के लिए तो वो शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। गाँव में बहुत ही कम लोग जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की 70% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में। तो इससे क्या होता है? गाँव में डॉक्टर पहुँच ही नहीं पाते हैं और जो लोगों को है ना डॉक्टरों के पास पहुँचने के लिए शहर में जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम होती है। इससे सभी ग्रामवासियों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति हमारे यहाँ देखी जाती है। शहरों में क्यों नियुक्त होते हैं या नियुक्त होने की चाहत रखते हैं डॉक्टर? क्योंकि शहरों में उनको अच्छा पैसा मिलता है विभिन्न प्रकार से, इस वजह से वो गाँव में नहीं जाना चाहते हैं। आगे इसी में और देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे भारत देश में पिछले जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हमारे भारत देश में स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी सुधार हुआ है। उसके अंतर्गत देखते हैं कि 1950 में जहां 2717 अस्पताल थे, वहां 1991 में बढ़कर कितने हो गए? 11,176 अस्पताल हो गए। मतलब सुविधाएं तो बढ़ रही है जैसे जैसे भारत प्रोग्रेस करता जा रहा है। हम सब जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, मतलब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अब उसी क्रम में 2017 में कितने हो गए हॉस्पिटल? बढ़कर 23,523 और अब तो 2020 चल रहा है, तो मतलब और अस्पतालों में क्या होगा? इजाफा हुआ होगा। तो
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही हैं, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वास्तविक स्थिति क्या है भारत में वो देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं कि अभी भी भारत में करीब 5 लाख लोग टीबी, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, उससे मर रहे हैं। और यह स्थिति कब से है? स्वतंत्रता के बाद से, 1947 के बाद से ही ये स्थिति बनी हुई है और इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। अभी भी 5 लाख लोग ही हर वर्ष मरते हैं और हर वर्ष मलेरिया के 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और हर वर्ष मलेरिया के 20 लाख मरीज हमारे सामने आते हैं, जो हम विभिन्न समाचार पत्रों या टेलीविज़न में न्यूज़ पर देखते होंगे। तो आज भी स्थिति ऐसी की ऐसी हो रही, कम नहीं हो रही। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हम जब वास्तविक स्थिति की देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आज भी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। तो ये वास्तविक स्थिति है। आगे और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम देख पाएंगे कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में चिकित्सा पर्यटक आते हैं। चिकित्सा पर्यटक मतलब ऐसे लोग, विदेशों के लोग जो यहाँ पर इलाज हेतु आते हैं। किसके लिए आते हैं? इलाज हेतु, उपचार के लिए। और वो ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी गिनती विश्व में सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में होती है। लेकिन जबकि वास्तविक स्थिति हम देखते हैं अपने दाएं भाग में कि हम सबको, जबकि भारत में विदेशों से तो चिकित्सा पर्यटक आ रहे हैं, जबकि भारत में हम देखते हैं कि पीने का स्वच्छ पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज भी। और संचरणीय बीमारियां, सर्वाधिक जो संचारणीय बीमारियां होती है वो पानी के द्वारा ही होती है। जल जनित 21% बीमारियां होती है। अब स्वच्छ पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियों से वो ग्रस्त हो जाते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? वो है हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, और भी अन्य बीमारियां हैं जो जल जनित होती है। तो हम देख रहे हैं कि चिकित्सा पर्यटक में तो हमारा देश आगे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी सबसे मूलभूत सुविधा है पानी, उसी में हम कितना पीछे हैं। पानी की वजह से संचरणीय बीमारियां होती है। मतलब संचरणीय बीमारी का मतलब होता है कि एक दूसरे से फैलती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जब तुलना करते हैं हम दोनों चीज़ों की, स्वास्थ्य सेवाओं का और वास्तविक स्थिति का, तो हम देखते हैं कि सुधार तो हो रहा है कई प्रकार से, लेकिन वास्तविक स्थिति में काफ़ी अंतर नज़र आता है। आगे इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अंतिम बिंदु के रूप में कि भारत जो विश्व में है तीसरा देश है, सबसे ज़्यादा दवाई उत्पादन करने में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। और यहाँ से भारी मात्रा में क्या किया जाता है? दवाइयों का निर्यात भी किया जाता है। निर्यात का मतलब दूसरे देशों में हमारे यहाँ से जो दवा निर्मित होती है उसको दूसरे देशों में भेजा जाता है। फिर भी जब वास्तविक स्थिति की तरफ हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है कि फिर भी हमारे जो समस्त बच्चे हैं उनको, उन आधों को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। हमारे जो बच्चे हैं भारत देश में, उनमें से आधों बच्चों को भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। वो कुपोषण के शिकार रहते हैं। उनको ऐसा भोजन नहीं मिल पाता है जिसमें प्रोटीन या विटामिन आदि पोषक तत्व मौजूद रहे, और इस वजह से हमारे भारत देश में काफ़ी कुपोषित बच्चे मिल जाएंगे। ये स्थिति क्या है? हमारे भारत की स्थिति है। इससे क्या होता है कि बच्चे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो हमने देखा बच्चों, तुलनात्मक अध्ययन किया हमने कि वास्तव में हमारे भारत में काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन वास्तविक स्थिति के अंतर्गत देखते हैं फिर भी कई जगह मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न प्रकार की कमी नज़र आती है। इसको सरकार को करने की आवश्यकता है और साथ में जनता के लिए भी जागरूकता होना ज़रूरी है इसके लिए। अब आगे इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, इसी में हमने देखा कि यह कहा जाता है हम सबको कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भारत देश असमर्थ है। हम सब देखते हैं कि भारत विकासशील देश है, दूसरे देशों में भी ये कहा जाता है कि भारत गरीब देश है, ऐसे आपने सुना होगा विभिन्न विदेशी लोगों के मुंह से। लेकिन जब हमने यहाँ इस तुलनात्मक सारणी के माध्यम से पढ़ा तो आपने देखा कि भारत तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में। चिकित्सा पर्यटक जिस देश में दूसरे देशों से आ रहे हैं चिकित्सा का लाभ लेने के लिए, वो पीछे कहाँ है? वो असमर्थ कहाँ है? यहाँ सरकार के पास पर्याप्त धन है और सुविधाएं नहीं है। क्या सुविधाएं और पर्याप्त धन नहीं है क्या भारत के पास? नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी
हमको देखने को मिला कि पर्याप्त धन और सुविधाएं होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वास्तविक स्थिति अलग ही नज़र आती है भारत के धरातल पर। चित्र के माध्यम से आप एक देख पा रहे हो, एक हॉस्पिटल का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें काफ़ी लंबी लाइन नज़र आ रही है। ऐसी लाइनें आपको विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल है भारत के विभिन्न राज्यों में मिल जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों में मिल जाएंगे। तो ये स्थिति हर एक जगह है। हमारे भारत में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है विश्व की दूसरे नंबर की। तो इस वजह से उस जनसंख्या के हिसाब से ना तो चिकित्सा सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर है। इस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलो आगे समझते हैं इसी को कि जो बीमारियों से बचाव के लिए ऐसा क्या किया जाए कि सभी लोगों को सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाए और सभी लोग है ना स्वस्थ रहे। उसके लिए ऐसा क्या किया जाए, उसके लिए हमें स्वास्थ्य केंद्रों की जो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सब जगह स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, लैब और एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, इन सब सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये हर जगह होनी चाहिए, चाहे गांव हो चाहे बहुत दुर्गम इलाका हो, सब जगह इन सुविधाओं का अगर विस्तार होगा तो सब तक स्वास्थ्य की सेवाएं आसानी से पहुंच सकती है। ऐसी व्यवस्था और सुविधाओं को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि योग्य डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो और विभिन्न प्रकार के उपकरण हो जो कि चिकित्सा में काम आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में काम आते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं और दवाखाने भी हैं, लेकिन फिर भी वास्तविक स्थिति में जब देखते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्रों को कौन चलाता है? सरकार चलाती है। हमने सर्वप्रथम ही पढ़ा था कि सरकार का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो जनता के कल्याण के कार्य करना। तो सरकार भी चिकित्सा पर बहुत सारा काम करती है और आज गांव में, प्रत्येक गांव, शहरों में, बहुत जगह जगह, हर कॉलोनी में आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र देखने को मिल जाएंगे। गांव में स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिल जाएंगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जनता के कल्याण के कार्य करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को हम चुनते हैं, वो किस लिए चुनते हैं? कि हमारे जन कल्याण के कार्य करें। इसी के अंतर्गत जगह जगह हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कौन करता है? सरकार करती है। सरकार लोगों के देखभाल करने में समर्थ है। अब सरकार समर्थ कैसे हैं? क्योंकि हम उसको टैक्स देते हैं, उस टैक्स से वो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं की योजना बनाती है और उनको लागू भी करती है। आज चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई है। हम सब जानते हैं कि चिकित्सा विज्ञान आज बहुत असाधारण प्रगति कर चुका है। मतलब कई आए दिन अन्य कई आविष्कार होते हैं और उन आविष्कारों के माध्यम से नई नई चिकित्सा पद्धति आती है, नए नए उपकरण आ जाते हैं जिनसे विभिन्न बीमारियों का इलाज करने में आसानी हो जाती है। तो ये प्रगति हमारे भारत में भी देखने को मिली। फिर भी ऊपर दी गई तालिका का दूसरा स्तंभ यह दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न प्रकार की कमियां देखने को मिल जाती है। दूसरा स्तंभ देखा हमने, दायां स्तंभ जो इस साइड में था, और इधर बायां स्तंभ वास्तविक डाटा देखा हमने, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का डाटा, और वास्तविक स्थिति के अंतर्गत देखा कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी भारत में टीबी से कितने लोग मर रहे थे? 5 लाख लोग आज भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी। और मलेरिया के हर साल में कितने मरीज सामने आते हैं। तो इस तरह से जब हम वास्तविक स्थिति की तरफ देखते हैं तो दोनों में काफ़ी अंतर नज़र आता है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, तो इसके पास वैसे विकास कर रहा है, इतना बड़ा देश है, तो पैसों की, धन की या समय की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति है सब, और फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाओं देने में असमर्थ है। मतलब हमारे पास पैसा है, ज्ञान के रूप में योग्य प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, नर्स है, कंपाउंडर है, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, लेकिन फिर भी हमने देखा ऊपर जो तालिका थी, जो तुलनात्मक अध्ययन था, उसमें देखा कि फिर भी विभिन्न प्रकार की कमियां हमारे भारत देश में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें सरकार की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि या तो पर्यवेक्षण सही प्रकार से नहीं हो रहा, या उनको पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, या पर्याप्त चिकित्सा
केंद्र नहीं है, या डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों के पूरे पद नहीं भरे जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कमी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप आए दिन विभिन्न समाचार पत्रों में देखते होंगे, सुनते होंगे, टेलीविज़न के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि आज जो एक व्यक्ति को चिकित्सा लाभ नहीं मिलने से उसकी मृत्यु हुई, आज इस हॉस्पिटल में ये उपकरण नहीं, वेंटिलेटर नहीं होने से उसकी मृत्यु हो गई। तो आज भी ऐसी खबरें हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अभाव आज भी हमारे देश में पाया जाता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा, इसका तुलनात्मक हमने अध्ययन किया। अब है हाकिम शेख की कहानी। इसी तुलनात्मक अध्ययन के बाद में हम आपको इसको एक कहानी के माध्यम से और भी समझाते हैं कि वास्तव में जो वास्तविक स्थिति क्या है भारत में, और स्वास्थ्य का जो सेवाओं का जो आंकड़ा प्रदर्शित किया हमने, उसमें उन दोनों में क्या अंतर है, उसको इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। हाकिम शेख एक पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य हैं, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है, PBKMS। इसके सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। कौन सा? ये PBKMS। ये क्या है? पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। और उसके सदस्य कौन है? ये हाकिम शेख उनके सदस्य हैं। अब इनके साथ एक हादसा होता है। वो कब होता है? सन 1992 में। एक शाम को ये ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ट्रेन में से ये गिर गए। ट्रेन में से क्या हो गए? गिर गए, और उन्हें सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई। सिर में चोट आई, जाहिर सी बात है, तो किसी व्यक्ति को चोट आती है, दुर्घटनाग्रस्त होता है वो व्यक्ति, तो उसको हम कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल में। तो उसको कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल में। उनकी बहुत नाजुक अवस्था थी, इस दौरान उनको हॉस्पिटल में लेके गए इलाज के लिए। अब कहाँ लेके गए? कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। किनको? हाकिम शेख को। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि वो सरकारी अस्पताल उन्हें भर्ती करने से क्या कर दिया? उनको मना कर दिया। किनको? हाकिम शेख को। और क्या कहा कि हम भर्ती क्यों नहीं करेंगे? कि हमारे पास कोई बिस्तर नहीं है, बिस्तर खाली नहीं है। तो ये स्थिति आप देख पा रहे हो सरकारी हॉस्पिटल की। कहाँ की घटना है ये? कोलकाता की। फिर वो क्या किया, उन्होंने दूसरे अस्पताल में गए कि भाई मरीज है, इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो उनको लेकर कहाँ गए? दूसरे अस्पताल में गए। वो भी सरकारी हॉस्पिटल ही था। और लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में भी क्या देखने को मिलता है कि वहाँ ज़रूरी सुविधाएं नहीं थी। और विशेषज्ञ जो डॉक्टर होता है संबंधित बीमारी का, जैसे मान लो सिर में चोट लग गई तो न्यूरोलॉजिस्ट उनको देखेगा। तो जो डिग्री होती है ना न्यूरोलॉजिस्ट की, उसको डिग्री को करने के बाद में जो डॉक्टर बनते हैं वो विशेषज्ञ वहाँ पे नहीं थे। इस प्रकार से अत्यंत गंभीर हालत में अब वहाँ से भी उनको ले जाना पड़ा। और अत्यंत गंभीर हालत में, जो सिर में चोट आपको पता है कितनी गंभीर होती है, इसी हालत में उनको 14 घंटा तक विभिन्न सरकारी हॉस्पिटलों में घुमाया गया। 14 घंटा तक। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी गंभीर अवस्था में वो जो लोग थे या खुद हाकिम शेख थे, वो उनको कैसा मतलब महसूस हो रहा होगा। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ले गए वो, लेकिन किसी ने भी उनको भर्ती नहीं किया। अब यह है हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की हालत। आगे देखते हैं इस हाकिम शेख के साथ क्या हुआ। फिर जब वो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया, तो फिर उनके पास क्या चारा बचा? फिर वो निजी हॉस्पिटल में गए। निजी का मतलब प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं विभिन्न, उनमें गए और उन हॉस्पिटल में जाकर उनको इलाज किया गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि निजी हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार का चार्ज किया जाता है और वो बहुत महंगे भी होते हैं। तो इस दौरान जब उनका इलाज हुआ तो उनका काफ़ी पैसा खर्च हुआ। किसमें? इस निजी हॉस्पिटल में जहां वो इलाज करा रहे थे। क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, इलाज करवा के घर आ गए। लेकिन जो इस वाक्य से उनके दिमाग में ये हो गया कि ये तो मेरे साथ बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुआ कि किसी भी हॉस्पिटल ने मेरे को भर्ती नहीं किया। तो इस वजह से हाकिम शेख और जो उनकी पश्चिम बंग मजदूर समिति थी, जिसका नाम क्या था, PBKMS, उन दोनों ने मिलकर कोर्ट में सरकार पर केस कर दिया।
कि सरकार की जो यह जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाए, लेकिन मैं सभी हॉस्पिटलों में घूमता रहा और मेरे को किसी भी हॉस्पिटल ने भर्ती नहीं किया। उन हॉस्पिटलों के चलते तो हाकिम शेख मर भी सकते थे। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, सरकार पर केस कर दिया। अब आप देखो कि ऊपर दी गई कहानी हमने पढ़ी, किन की कहानी, हाकिम शेख की कहानी हमने पढ़ी, और हमने देखा कि वास्तव में ऐसा अब आम लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कहीं किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिला, या वेंटिलेटर ही नहीं था, या आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं था जिसका वो इलाज करना होता है। तो ऐसी सुविधाओं के अभाव में फिर ब्लॉक से जिला अस्पताल में जाते हैं, जिला से फिर मान लो राजधानी के अस्पताल में जाते हैं। इस तरह से बीच में अगर वो मरीज़ दम तोड़ देता है या मृत्यु हो जाती है, तब उस परिवार पर क्या गुजरती है जिसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये हमारी भारत की आज भी स्थिति बनी हुई है। हम देखते हैं आज भी जब एम्बुलेंस को हम फ़ोन करते हैं तो काफ़ी देर बाद में आती है, क्योंकि पर्याप्त एम्बुलेंस ही नहीं है। तो ये सभी सुविधाएं, त्वरित सुविधाएं होनी चाहिए, ये कि कोई मरीज़ अगर मरने की अवस्था, मरणासन अवस्था में है और आप 2 घंटे लेट आ रहे हो और 2 घंटे लेट उसको इलाज मिल पा रहा है, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? तो ये सभी कारण है हमारे भारत देश की वास्तविक स्थिति की। अब इस पर किसको काम करने की आवश्यकता है? इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है कि चिकित्सा सुविधाओं में अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये तो हम सब जानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, हम कर के रूप में सरकार को देते हैं और उसी के माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है या हमारे लिए, जनता के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। तो आप अगर हाकिम शेख की जगह होते और आप कोर्ट में उनके सरकार के खिलाफ वाद दायर करते, केस कर देते, तो आप कल्पना करो कि आप एक न्यायाधीश हैं, तो आपके सामने उनका हाकिम शेख का केस आया, तो आप उनको क्या कहोगे? सरकार को क्या कहोगे? हाकिम शेख को क्या कहोगे? तो ये आप कल्पना करो और अपनी नोटबुक में उस कल्पना को लिखो, और वास्तव में हमारे भारत में क्या स्थिति है वर्तमान में, इस पर भी आप चर्चा करो अपने सहपाठियों के साथ, और उसको भी नोटबुक में नोट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज आपको स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के अंतर्गत जो हमने तुलनात्मक जो तालिका के माध्यम से अध्ययन किया और वास्तविक स्थिति के बारे में जाना, उसके आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।